तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटनाचक्र ज्योग्राफी का क्लास नंबर 4 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग सामान्य परिचय वाले टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। तो स्टार्टिंग के 2 क्लास में हम लोग भारत के सामान्य परिचय से संबंधित सारे सब्जेक्टिव क्लास किए। उसके बाद क्लास नंबर 3 में सामान्य परिचय में क्षेत्रफल, अक्षांश विस्तार एवं भारत एवं कर्क रेखा के बारे में पढ़े। उसके बाद आज 4 नंबर क्लास में हम लोग सामान्य परिचय के अंतर्गत मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देश, इससे संबंधित जितना भी एमसीक्यू घटनाचक्र बुक में दिए हुए इनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज का टॉपिक हम लोग पहला नंबर टॉपिक पढ़ेंगे मानक समय। मानक समय से संबंधित जितना भी एमसीक्यू दिया हुआ है उसको सॉल्व करेंगे और इससे संबंधित जो भी थ्योरी दिया हुआ है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा अथवा भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है और ये देशांतर रेखा आपका प्रयागराज मिर्ज़ापुर से गुजरता है। भारतीय मानक समय यानी कि IST जो है वो आपका ग्रीनविच माध्य यानी कि GMT से 5.5 घंटा जो है वो आगे है। ये पॉइंट हम सभी को पता है। इसके अलावा एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि भारत के बृहद देशांतरीय विस्तार के कारण गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। तो हम सभी को पता है कि ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पे आपका 68 डिग्री 7 मिनट से स्टार्ट होता है, जबकि ये 97 डिग्री 25 मिनट में जाके ख़त्म होता है। तो यहाँ से यहाँ लगभग 30 डिग्री देशांतर रेखाएँ और ऊपर में है आपका यहाँ से 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर यहाँ तक आपका ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है, यानी कि देशांतरीय विस्तार और आपका अक्षांशीय विस्तार जो है वो लगभग 30 डिग्री के मध्य में फैला हुआ है। ठीक है, 1 डिग्री चेंज होगा तो वहाँ पे आपका 4 मिनट का अंतर देखने को मिलता है। तो इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में इन दोनों के समय में जो है आपका 2 घंटे का अंतर दिखने को मिलता है, 2 आवर का। ठीक है, बस ये पॉइंट आपको समझाया गया था, इस पॉइंट को बस याद रखिएगा। अतः प्रशासनिक एवं अन्य कार्यों में कठिनाई से बचने के लिए 82.5 डिग्री पूर्व यामनोत्तर रेखा को भारत का मानक यामनोत्तर रेखा चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए। भारतीय मानक समय की यामनोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश कुल 5 प्रदेशों से होकर गुजरती है, यानी कि 5 स्टेट से। प्रधान यामनोत्तर जीरो के पूर्व एवं पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री देशांतरीय रेखाएँ खींची जाती है। हम सभी को पता है, जैसे अगर हम लोग अक्षांश रेखा की बात करें तो बीच में आपका विषुवत रेखा है, बाकी ऊपर में आपका अक्षांश रेखा ये है। टोटल 89 खींचा जाता है ऊपर में और 89 नीचे में खींचा जाता है। ठीक है ना, और एक आपका बीच में तो रहता ही रहता है। अगर हम लोग बीच वाले को काउंट नहीं करें तो ऊपर में 89 नीचे में 89, तो ये 8 9 प्लस 8 9, तो ये टोटल 178 हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बीच में जो विषुवत रेखा है इसको भी अगर हम लोग इस पर जोड़ देंगे तो टोटल 179 हो जाता है, यानी कि 189। यहाँ तक तो हम लोग समझ गए हैं। ये था आपका अक्षांश रेखा के बारे में। अब देखिए देशांतर रेखा के बारे में क्या बतलाया गया वो देखिए। हम लोग जानते हैं कि बीच में ये खींचा गया आपका ये 0 डिग्री देशांतर रेखा खींचा गया है। इसके इस साइड में आपका ये 180 को देशांतर पूर्व में खींचा गया है, जबकि 180 को देशांतर ये जो है वो पश्चिम में भी खींचा गया है। तो 180 और 180 मिलाकर टोटल 360 देशांतर रेखाएं हो जाती है। और इसमें एक बात ये भी बताया जाता है कि इसमें क्या है वो देखिए। प्रधान यामनोत्तर यानी 0 डिग्री के पूर्व तथा पश्चिम दोनों ओर 180 डिग्री तक देशांतर रेखाएं होती है। कुल मिलाकर टोटल जो है वो 360 देशांतर रेखाएं होती है। सभी देशांतर रेखाएं पृथ्वी को बराबर भागों में विभाजित करती है। ग्रीनविच या प्रधान यामनोत्तर रेखा के पूर्व में स्थित 180 डिग्री तक सभी देशांतर रेखाओं को हम लोग पूर्वी देशांतर कहते हैं, तथा पश्चिम को और स्थित जो है 180 डिग्री देशांतर रेखाओं को हम लोग पश्चिमी देशांतर कहते हैं। तो 180 पूर्व साइड में और 180 पश्चिम के साइड में, तो कितना हो गया टोटल आपका 360 हो गया। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका ये लाइन खींचा गया, मान के इसमें ना बहुत सारे बच्चों को ना कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर कर दिया जाता है। ये बीच में आपका 0 डिग्री जो लाइन है इधर तो आपका 180 वो लाइन इधर खींचा गया, 180 इधर, ठीक से। उसके बाद 189 इधर खींचा जाता है और ये जो बीच में पहले से एक था ना वही आपका 180 डिग्री जो है इसी मार्कर मिल जाता है। तो कहने का अर्थ है आपका जो 0 डिग्री है वही आपका 180 डिग्री
वही आपका मतलब कि देशांतर रेखा भी हो जाता है, इसलिए इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना, ये आपका 360 ही होता है टोटल। पृथ्वी 24 घंटे में यानी कि 1440 मिनट में 360 डिग्री घूमती है, हम सभी को पता है। तथा कुल देशांतर रेखाओं की संख्या देखिए तो वो आपका 360 डिग्री है। अतः एक देशांतर रेखा को घूमने में जो है पृथ्वी का जो है 4 मिनट समय लगता है। तो अगर पृथ्वी 1 डिग्री घूमे तो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, ठीक ना। और अगर इस प्रकार हम लोग देखें तो प्रत्येक जो 15 देशांतर वो आपका 1 घंटे का अंतराल होता है। तो अगर आप यहाँ पे था आपका मान के 10 डिग्री पूर्वी अक्षांश और यहाँ पे है 25 डिग्री पूर्वी अक्षांश, तो कितना बढ़ गया, 10 से 25 हो गया, मतलब 15 डिग्री बढ़ गया है। तो 15 डिग्री बढ़ गया कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर 12 बज रहा होगा तो यहाँ पे दोपहर के 1 बज रहा होगा, तो 1 घंटा का डिफरेंस हो जाता है 15 डिग्री बढ़ने पे। सूर्य पूर्व में उदित होता है एवं पश्चिम में जो है वो अपनी धुरी पर घूमते जो देखो सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है और पश्चिम में जाके अस्त होता है। अब पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये हम लोग जानते हैं अपनी धुरी पे ही। अतः 0 डिग्री यानी कि प्रधान यामनोत्तर रेखा से पूर्व की ओर जाने पे जो है जीएमटी से आगे की ओर जाएंगे हम लोग, और जबकि अगर पश्चिम की ओर जाएंगे तो जीएमटी से पीछे की हम लोग और जाते हैं। अतः देखिए 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने में टोटल समय कितना लगता है आपका 12 घंटा। 180 डिग्री 12 घंटा, जब 15 डिग्री जाने में 1 घंटा लगता है तो 180 डिग्री जाने में 12 घंटा लगेगा ना, सिंपल सी बात है। तो 0 से 180 डिग्री पूर्व गए यानी कि जीएमटी से हम लोग आगे की ओर गए, जीएमटी से 180 डिग्री पूर्व की ओर गए, यानी कि वैसे में आपका 12 घंटा लगा 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने में, तो कहने का अर्थ है कि आप जो है ग्रीनविच से 12 घंटा आगे हो गए। अगर हम लोग ग्रीनविच से 15 डिग्री पीछे गए यानी कि आप 1 घंटा पीछे हो जाएंगे ग्रीनविच से। इसी तरह तो इसी प्रकार 0 से 180 डिग्री पश्चिम की ओर जाने पे आप ग्रीनविच संख्या से समय से जो है 12 घंटे पीछे जाएंगे। सेम यही बात है। 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा को कुल 24 घंटे अर्थात दिन और रात में इसके बीच में अंतर पाया जाता है। भूपृष्ठ पर 180 डिग्री पूर्व एवं 180 डिग्री पश्चिम यामनोत्तर के लगभग साथ साथ स्थल खंडों को छोड़ते हुए निर्धारित की गई काल्पनिक रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। ये सभी जो है आपका काल्पनिक है, कोई भी रियल नहीं है। अगर यहाँ पे हम लोग देखें एक मैप में कि भारतीय जो मानक समय किन किन राज्यों से होकर गुजर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग देखें ये आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ये की बात की जा रही है। ऊपर से नीचे की ओर हम देखते हैं तो सबसे पहले ये उत्तर प्रदेश में क्रॉस हो रहा है। उत्तर प्रदेश के बाद देखिएगा नीचे में आप हल्का सा मध्य प्रदेश आ रहा है, हल्का सा छत्तीसगढ़ आ रहा है, उड़ीसा आ रहा है, उड़ीसा के नीचे में आंध्र प्रदेश भी आ रहा है। यहाँ पे बिहार तो नहीं आ रहा है और आपका झारखंड भी नहीं आ रहा है, इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा आप। अब देखिए क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें जो भी इसमें फैक्ट था वो हम लोग देख लिए, अब देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, जब भारतीय मानक समय के यामनोत्तर पर अर्धरात्रि होती है। भारतीय मानक समय, तो भारतीय मानक समय यानी कि 82 डिग्री की बात की जा रही है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर की। तो भारतीय मानक समय यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर यामनोत्तर पर जब अर्धरात्रि होती है यानी कि यहाँ पे 12 बज रहा है AM का, रात का, तो एक स्थान पे सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान की अवस्थिति जिस यामनोत्तर पे है वो कितना है। तो 82 डिग्री में आपका जो है वो आपका क्या बज रहा है, तो 12 बज रहा है। आपको जाना है 6 घंटा आगे यानी कि सुबह के 6 बज रहा है, तो सुबह के 6 बजाना है मतलब कि आपको 6 घंटा और आगे जाना है। तो 82 में 1 घंटा जाने में हम लोग को लगता है 15 मिनट, 15 डिग्री, 1 घंटा में 15 डिग्री घूमता है, तो 6 घंटा में तो 15 छक 15 15 15 दूनी 30 30 30 30 60, तो 15 छक 90 हो जाएगा ना। तो 90 और इसमें जोड़ दीजिए आप, तो 15 छक 90 होता है। तो 82 में आप 90 जोड़ दीजिए, तो इधर आपका 90 हो गया, इधर आपका 82 हो गया, तो इधर ये 2 हो जाएगा, इधर 8 8 16 एक 17 हो जाएगा, यानी कि लगभग 172 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इस तरह से इसका जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना, तो 172। तो ये क्वेश्चन आपका यूपी PCS मेंस 2002 में पूछा गया था। इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि जब भारतीय मानक समय के यामनोत्तर पर अर्धरात्रि है और एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो उस स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनके यामनोत्तर के बीच 15 गुना 6 यानी कि 15 यानी कि 90 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री में मतलब जानते हैं 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 90 डिग्री में 6 घंटा होगा। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर
दो देखा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग गांव, इन दोनों के बीच समय का जो है डिफरेंस कितना ज़्यादा होगा। तो हम सभी को पता है इसका जो डिफरेंस है वो लगभग आपका 2 घंटा का होता है, और गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के टाइम में आपका 2 घंटा का डिफरेंस होता है। ये क्यों होता है वो हम लोग जान गए हैं। बस इतना ही जानिए, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है, जो कि IAS में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ दिया गया है कि आप कितना के बारे में जानिए। जबलपुर का देशांतर रेखा कितना है, इंदौर का कितना है, भोपाल का कितना है, औरंगाबाद का देशांतर रेखा कितना है, बेंगलुरु का कितना है। ये आप याद भी कीजिएगा तो याद रहेगा, नहीं भूल जाइएगा। आप भारत और झारखंड का याद करते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इतना सारा याद करने से कहाँ बैठेगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय यानी कि IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम देशांतर के निकट में है। तो इनमें से कौन सा शहर, एक रीवा शहर है इस ऑप्शन के अनुसार। ये आपका MPPCS में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए लेकिन वो अपना पूछता है। देखिए रीवा, सागर, उज्जैन, होशंगाबाद, ये सब देशांतरीय रेखा आप याद नहीं कर पाइएगा, याद कीजिएगा भी तो भी भूल जाइएगा। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय कितना होगा। यदि भारतीय, यहाँ पे देखिए ये वाला भी कंसेप्चुअल है। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार सुबह के 10 बजे हैं तो IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। यहाँ पे कितना बज रहा है आपका, 10 बज रहा है। तो जब हम लोग 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जाएंगे यानी कि शिलोंग में, तो वहाँ पे स्थानीय समय क्या हो रहा होगा। तो हम सभी को पता है कि 15 डिग्री आगे बढ़ने पे आपका जो है वो लगभग 1 घंटा आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ 15 डिग्री नहीं है बल्कि 10 डिग्री है। तो 1 डिग्री पे 4 मिनट, तो 10 डिग्री पे 40 मिनट। तो 82 डिग्री जब हुआ था तब आपका दोपहर का 10 बज रहा था। तो 10 में 40 जोड़ देंगे तो लगभग 10:38 आ जाएगा लगभग में। और वही आपका IAS प्रीलिम्स में पूछा गया था 1999 में। तो ये क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा ना हमेशा, तो इस कॉन्सेप्ट से हमेशा आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि यदि भारतीय मानक समय यामनोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो भारतीय मानक समय यानी कि 82 डिग्री बोला जा रहा है। तो 82 डिग्री जो बोला जा रहा है वहाँ पे वो यामनोत्तर पर मध्याह्न है, यानी कि 82 डिग्री जो है यहाँ पे आपका दोपहर का 12 बजा हुआ है। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे क्या समय होगा। तो दोपहर का 12 बजा हुआ है, तो दोपहर होगा कि ये रात होगा। यहाँ पे मध्याह्न लिखा हुआ है, तो मध्याह्न दोपहर का है कि रात का है, कन्फ्यूजन है। समझिए ना कि 12 बजा है, कितना बजा है, 12 बजा है। अब देखिए 120 डिग्री आगे बढ़ना है हम लोग को, तो 1 डिग्री में 4 मिनट का डिफरेंस होता है एक डिग्री में। तो 82 इधर है तो मतलब 18 इधर और उधर 20 उधर, तो 20 10 30, 30 और 8 38। तो 38 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 38 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 चौके 32, हाथ में 2 हाथ में 3। उसके बाद देखिए 4 तिया 12, 12 3 15, यानी कि 152 आ जाएगा लगभग 152 यहाँ पे आ जाएगा लगभग। तो 152 मिनट, तो 152 मिनट यानी कि 1 घंटा में 60 मिनट, ठीक है ना। और 120 मिनट में 2 घंटा, और 120 मिनट और फिर इधर इधर 30 मिनट और मतलब 2.5 घंटा। तो मतलब 2.5 घंटा का डिफरेंस हो जाएगा ना। तो लगभग भैया ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। तो 2.5 घंटा बढ़ जाएगा, मतलब कि 2.5 घंटा का डिफरेंस आ जाएगा। तो यदि भारतीय मानक समय यानी कि 82 डिग्री पूर्वी देशांतर में मध्याह्न हो रहा है, 12 बज रहा है, तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पे जाने पे क्या बजेगा, तो मतलब जो है 2.5 घंटा का डिफरेंस आ जाएगा। तो मतलब 2.5 घंटा जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 2:30, 2.5 बज जाएगा। ये 24 घंटा टाइम है, 14:30 दिखा रहा है इसमें, इसलिए। तो ये भी कॉन्सेप्ट आप बना ही लीजिएगा, तो इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्चुअल है, ऐसे बनाया जा सकता है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मानक यामनोत्तर, जो भारतीय मानक समय की जो यामनोत्तर है वो कहाँ से गुजरती नहीं है। तो हम सभी को पता है, सबसे पहले आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद आपका मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद आपका उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में तो जानते हैं, आंध्र प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, जबकि महाराष्ट्र में ये नहीं गुजरता है। बस ये याद रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वो 82.5 डिग्री किस नगर से होकर गुजरती है।
तो यहाँ नगर पूछा जा रहा है, तो नागपुर, पटना, दिल्ली नहीं होगा, केवल आपका इलाहाबाद हो जाएगा, यानी प्रयागराज। तो भारतीय मानक समय की जो देशांतर रेखा है वो आपका 82.5 डिग्री पूर्वी जो है, 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर इलाहाबाद वर्तमान में प्रयागराज से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत की प्रमाणिक मध्याय रेखा है? तो हम लोग जानते हैं 82.5 डिग्री पूर्व, और ये आपका यूपीपी से 2013 में पूछा गया था इस तरह का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है? तो हम लोग जानते हैं इलाहाबाद, और ये आपका यूपीपी से 1993 में पूछा गया था। आगे देखिए, भारतीय मानक समय यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है वो ग्रीनविच माध्य समय यानी कि ये GMT टाइम से कितना घंटे का डिफरेंस पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि GMT से IST जो है वो 5.5 घंटा आगे है, प्लस 5.5 घंटा। तो ये आपका झारखंड PCS में पूछा गया था 2010 में, और आपका 45 नंबर का BPSC प्रीलिम्स 2001 में भी पूछा गया था। तो इस तरह पॉइंट याद रखिएगा। तो भारतीय मानक समय यानी कि IST एवं ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT में जो है डिफरेंस है वो आपका 5.5 घंटा का देखने को मिलता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे सुबह में होता है, IST होता है, तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय कितना बजे होगा? तो जब यहाँ पे 5 बजे हो रहा है तो वहाँ पे 2 घंटा लेट से होगा ना गुजरात में, तो आपका वहाँ पे 7 बजे होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है C, 2 घंटा लेट से होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप देशांतर पर स्थित है? ये आपका IAS 2018 में पूछा गया था। इस तरह का क्वेश्चन आप नहीं याद कीजिए, कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा और ये दिक्कत है, हटाइए इसको। तो ये जो है हमारा आज का टॉपिक, ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कौन सा? तो मानक समय वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मानक समय के अलावा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी और हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट है आपका 5वां नंबर टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है दूरस्थ बिंदु। तो अब हम लोग दूरस्थ बिंदु के बारे में पढ़ते हैं, और दूरस्थ बिंदु के बारे में क्या क्या दिया हुआ उसको एक बार आप देख लीजिए। ठीक है, दूरस्थ बिंदु के बारे में बताया जाता है कि 31 अक्टूबर 2019 से भारत में सर्वाधिक पूर्वी जो राज्य है वो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और पश्चिमी राज्य गुजरात है, उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है, और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। उत्तरी राज्य की बात की जा रही है, राज्य आपका हिमाचल प्रदेश होगा, जबकि केंद्रशासित प्रदेश की बात की जाएगी तो आपका लद्दाख हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश सबसे उत्तर का स्टेट है, राज्य है। सबसे पूर्व में आपका अरुणाचल प्रदेश, सबसे पश्चिम में आपका गुजरात है। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोग झारखंड का भी देखें तो हम लोग पाते हैं कि झारखंड का सबसे पूर्वी जो ज़िला है वो आपका साहिबगंज है, सबसे उत्तरी ज़िला भी साहिबगंज है, सबसे पश्चिम वाला ज़िला की बात करें तो आपका गढ़वा है, जबकि सबसे दक्षिणतम ज़िले की बात की जाए तो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वाधिक उत्तरी भाग में लद्दाख है। अगर हम लोग केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें ऐड कर देंगे तो आपका लद्दाख भी सबसे ऊपर में हो जाएगा। उत्तरी बिंदु जो है आपका उत्तरी जो है वो लद्दाख में हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी भाग जो है वो आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ दें। इसके अलावा देखिए, भारत के इतने बृहद क्षेत्रफल के जो है वो 4 सुदूरस्थ बिंदु है, यानी कि एक्सट्रीम पॉइंट है। अगर हम लोग सुदूरस्थ बिंदु की बात करें तो अगर हम लोग दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वह है आपका दक्षिणी पॉइंट, क्या है मतलब सॉरी इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी बिंदु, जो कि आपका ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार द्वीप में ये शामिल है, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है इंदिरा पॉइंट। इसके अलावा अगर देखिए हम लोग भारत की जो है मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि की अगर दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो आपका कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में है। इसके अलावा अगर हम लोग सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वो आपका सियाचिन ग्लेशियर के निकट में है, और वो है आपका इंदिरा कोल। तो सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट निकट में है क्या? तो आपका इंदिरा कोल है, और वो कहाँ है? तो वो आपका लद्दाख में है। तो सबसे उत्तरी बिंदु आपका ये है उत्तरी कोल जो कि लद्दाख में है, सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट बगल में ही। इसके अलावा देखिए इसमें मैप में दर्शाया गया है, ये देख लीजिए आप भारत का मैप। तो इस मैप में देखिएगा, अगर हम लोग स्टेट में देखा जाए तो सबसे पूर्वी अगर राज्य की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, और अगर प्लेस की बात की जाए तो आपका अरुणाचल प्रदेश का कीबीथू प्लेस है, कीबीथू। वहीं अगर सबसे पश्चिमी राज्य की बात करें तो आपका वो गुजरात है, और बिंदु की बात करें तो आपका गुहार मोती है।
सबसे उत्तरी अगर राज्य की बात करें तो राज्य में आपका आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जबकि यूनियन टेरिटरी को मिला दे तो वो आ जाएगा आपका लद्दाख। वहीं अगर सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो वह है आपका इंद्रकोल, जो कि सियाचिन ग्लेशियर के जस्ट बगल में है लद्दाख में। इसके अलावा सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात करें, बिंदु, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है तो वह है आपका इंदिरा पॉइंट, जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप में है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर हम लोग भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य देखें तो वह है आपका ये तमिलनाडु में है। और तमिलनाडु में अगर मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणतम बिंदु देखें तो आपका कन्याकुमारी है, और मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम राज्य देखें तो आपका तमिलनाडु है। इसके अलावा अगर हम लोग यूनियन टेरिटरी की बात करें तो आपका सबसे दक्षिणतम यूनियन टेरिटरी जो है वो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और सबसे दक्षिणतम पॉइंट की बात करें तो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में है गुहार मोती। इसके अलावा सबसे पूर्व में है आपका अरुणाचल प्रदेश में कीबीतू। तमिलनाडु राज्य में अवस्थित कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जो है सबसे दक्षिणतम स्थल है। कन्याकुमारी केप कैमोरिन भारत का वह स्थान है जहाँ पे बंगाल की खाड़ी और अरब सागर और हिंद महासागर आपस में मिलते हैं। तो ये आपका इस तरह है, यहाँ पे आपका कन्याकुमारी है, तो यहाँ पे नीचे में आपका हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पे अरब सागर है। ये सभी जो है इस पॉइंट में आकर एक जगह पे मिलते हैं। तो इस तरह का पॉइंट पूछा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, जो सुदूरस्थ बिंदु से संबंधित जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है घटना चक्र में, इसको हम लोग लगाते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सॉदर्न मोस्ट पॉइंट कौन है। सो सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो हम लोग दक्षिणी बिंदु है वो आपका इंदिरा पॉइंट है। क्या है इंदिरा पॉइंट? क्या है इंदिरा पॉइंट है। अगर हम लोग मुख्य भूमि की सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें तो वह है आपका कन्याकुमारी में, और लेकिन हम लोग ऐसे नॉर्मल देखें तो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपका निकोबार द्वीप में है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु यानी कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार अथवा निकोबार द्वीप में है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं कि बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार में है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसके बाद, कि भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ पे स्थित है। तो हम सभी को पता होना चाहिए ये आपका बड़ा निकोबार में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत के राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी राज्य को इंगित करता है। तो सबसे पूर्वी राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश, जबकि सबसे पश्चिमी राज्य है आपका गुजरात। तो ये सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन है। तो सबसे पश्चिम में कौन सा जिला मतलब ये है क्षेत्र है। तो सबसे पश्चिम में जो है वो आपका 68 डिग्री 7 मिनट है, जो कि गुजरात में है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर गुजरात में, ठीक ना। और अगर हम लोग गुजरात में एक प्लेस की बात करें तो आपका गुहार मोती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो कि आईएएस में पूछा गया था कि निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाना चाहिए था, इस तरह कितना कन्फ्यूजन होगा आदमी। इसको स्किप कीजिए। सबका देशांतर रेखा याद कर पाइएगा, हैदराबाद, भोपाल, लखनऊ, बेंगलुरु का नहीं याद कर पाइएगा, इसलिए इसको हटाइए, स्किप कीजिए। अब देखिए एक नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन, जो कि जेपीएससी में पूछा गया था 2016 में। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलते हैं। तो भारत का वो जो है कन्याकुमारी वाला क्षेत्र है, जो कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण क्षेत्र है, दक्षिणतम बिंदु है, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आकर मिलता है। इंदिरा पॉइंट तो हम लोग जानते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि बड़ा निकोबार में स्थित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिणी छोर पर स्थित कन्याकुमारी वह स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर आपस में आकर मिलते हैं। कन्याकुमारी भारतीय राज्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लिए हैं। तो ये इन दोनों टॉपिक्स में आपको दिक्कत किसी भी तरह का नहीं हुआ होगा, ये बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें बतलाने को, इसलिए आप इसको जल्दी जल्दी स्किप हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सीमावर्ती देश, यानी कि अड़ोसी पड़ोसी जितना भी देश है इन सभी देशों की बात की जा रही है, ठीक ना। ज़रा सा रुकिएगा, हम पानी पी लेते हैं।
तो हम लोग अब सीमावर्ती देश के बारे में पढ़ेंगे। और एक पॉइंट आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो पड़ोसी देश है भारत के टोटल 7 गो, इन पड़ोसी देशों से जेपीसी 2016 में, जेपीसी 2021 में और जेपीसी 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए आप इस टॉपिक को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जेपीसी का, और इससे हर साल एक नया क्वेश्चन जेपीसी प्रीलिम्स में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इसका पहले हम लोग कुछ सब्जेक्टिव दिया हुआ इस बुक में, उसको हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसका एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो भारत के निकटतम पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव एवं श्रीलंका है। और अबर इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य म्यांमार मतलब देश से सटा हुआ है। ठीक है ना। तो भारत के पड़ोसी देश की बात करें तो पहला पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चाइना, चौथा नेपाल, पाँचवां भूटान, छठा म्यांमार, सातवां बांग्लादेश, आठवां मालदीव और नौवां देखें तो श्रीलंका है। तो इतना ज़्यादा पड़ोसी देश है भारत का। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। कुछ को प्राकृतिक भी है, कुछ को मानव निर्मित भी है। जैसे मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, ये सब मानव निर्मित है, जबकि हिमालय पर्वत वो आपका प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन, नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित दोनों हैं, जबकि अन्य देशों यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो आपका प्राकृतिक है। अब देखिए, भारत की अगर हम लोग भू सीमा की बात करें यानी कि लैंड बाउंड्री की बात करें तो आपका 15,200 किलोमीटर लिखा हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, जबकि 15,106.7 किलोमीटर लिखा हुआ है होम मिनिस्ट्री के यानी गृह मंत्रालय के रिपोर्ट में। तो 15,106 और 15,200 ये दोनों याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए, भारत का जो तट रेखा है इसका जो लंबाई देखिए तो आपका 5,516.6 है, यानी मान लीजिए कि 7516 किलोमीटर है, 7516। इसके अलावा देखिए एक पॉइंट और भी बताया जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है आपका। और वो क्या है कि पड़ोसी देशों के साथ भू सीमाओं की लंबाई जो है निम्नानुसार यहाँ दिया हुआ है। अगर हम लोग देखिए सबसे ज़्यादा बाउंड्री आपका बांग्लादेश के साथ लगता है 4,096, और चीन के साथ आपका 34-38 लगता है, पाकिस्तान के साथ 33-23, जबकि नेपाल के साथ 1751। ठीक है। इसके अलावा देखिए तो म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106। इस तरह से आपका टोटल मिलाकर हो जाता है 15,106 होम मिनिस्ट्री के अनुसार, जबकि 15,200 ये आपका एनसीईआरटी बुक के अनुसार। अब किस देश के साथ कौन सा जो है वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य बाउंड्री बनाता है वो हम लोग को क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे, और ये हम लोग सब्जेक्टिव में ये सभी पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे इसको रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये टॉपिक आप बार बार देखिएगा तभी याद होगा कि भारत से मतलब कि पाकिस्तान से लगे हुए कौन कौन से स्टेट है, जैसे कि गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, पंजाब हो गया, ये 3 स्टेट पाकिस्तान से लगते हैं। जबकि केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये दोनों पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। इस तरह करके आपको मैप में देख देख कर याद करना पड़ेगा, यहाँ भी आपको बता देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। इसके अलावा देखिए, तो बताया जा रहा है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। कितना, तो हम सभी को पता है बांग्लादेश के साथ जो है वो आपका 4,096.7, आप 4,096 ही मान लीजिए, इतना किलोमीटर बाउंड्री होता है। जबकि सबसे कम जो है छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ लगता है, मात्र 106 किलोमीटर। इसके अलावा देखिए, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य के साथ लगाता है। तो बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ लगभग 2,216 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा भारत और म्यांमार के साथ सबसे लंबी सीमा जो है अरुणाचल प्रदेश के साथ लगाता है। तो म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश लगभग 520 किलोमीटर का बाउंड्री शेयर करता है। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोनों, कि बांग्लादेश और भारत का। देखो, बांग्लादेश जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा सीमा लगाता है, लगभग 2,000 मान लीजिए ना 2,200 किलोमीटर, और म्यांमार जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है 520।
नेपाल उत्तर प्रदेश के साथ बाउंड्री शेयर करता है सबसे ज़्यादा 651। भूटान असम के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है लगभग 250। पाकिस्तान जो है वो राजस्थान के साथ बाउंड्री बहुत ज़्यादा शेयर करता है लगभग 1170 किलोमीटर। वहीं चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ 1080 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है। बाप रे बाप। एक से अधिक देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले राज्य केंद्र शासित प्रदेश ये बताया गया है। तो देखिए लद्दाख जो है वो लद्दाख आपका पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना तीनों के साथ बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड चीन और नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल जो है वो आपका बांग्लादेश, नेपाल, भूटान के साथ। सिक्किम जो है वो आपका नेपाल, चीन, भूटान के साथ। असम जो है वो आपका बांग्लादेश, भूटान के साथ। अरुणाचल प्रदेश चीन, म्यांमार और भूटान के साथ। मिजोरम जो है वो आपका बांग्लादेश और म्यांमार के साथ जो है वो बाउंड्री शेयर करता है। तो इस तरह से आपको मैप में देख देख कर ये सब पॉइंट डेली याद करना होगा, ठीक है, तभी आपको क्लियर होगा। अब देखिए भारत के सीमावर्ती देश, तो हम लोग देखते हैं कि ये वाला पॉइंट में आपका अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, ये वाला नेपाल है, ये वाला आपका भूटान है। भूटान के अलग देखिएगा ये आपका म्यांमार है यानी कि बर्मा हो गया, ठीक है। ये आपका श्रीलंका है, ये श्रीलंका वाला पॉइंट याद रखिएगा। श्रीलंका नहीं हो रहा है कुछ, तो श्रीलंका नहीं टिपा रहा है, ये श्रीलंका है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो अफगानिस्तान के साथ जो है वो देखिए भारत की सर्वाधिक छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ। फिर यहाँ पे दिया हुआ भारत की सबसे जो है सर्वाधिक लंबी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में, यानी कि हम लोग का भारत जो है बांग्लादेश के साथ लगभग 4096 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है और पश्चिम बंगाल के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो बांग्लादेशी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। तो ये मैप देखिएगा, आपको पता हो जाना चाहिए और ये मैप आप बार बार मैप को देखकर ही इस टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास कीजिएगा, तभी वो चीज़ आपका याद होगा, है ना। नहीं तो आप कितनों याद कर लीजिएगा, कितनों देख लीजिएगा, भूल जाइएगा। इसको याद करना ही पड़ेगा बार बार। अब देखिए इसमें कुछ और भी पॉइंट बताया गया है कि उत्तर में हिमालय, दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं जो है वो निर्धारित करती है। नीचे में तो आपका समुद्र वगैरह है, तो यहाँ पे तो दिक्कत नहीं है। ऊपर में आपका स्थल बाउंड्री बनता है, ठीक है ना। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा जो है वो अध्यारोपित सीमा का एग्जाम्पल है, यानी कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री का ये एग्जाम्पल है। अध्यारोपित सीमा क्या होती है? एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाहरी शक्ति के द्वारा आरोपित की जाती है। हम सभी को पता है कि वर्ष 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा अध्यारोपित सीमा को जो हम लोग साझा किए थे, ठीक है ना, ये हम लोग पता है। इस रेखा को रेडक्लिफ रेखा हम लोग कहते हैं। इस रेखा का जो निर्धारण है वो सर सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। चीन और भारत के बीच हम लोग जो रेखा का निर्धारण किया गया वो उसको बोलते हैं मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा का जो निर्धारण है आपका 1914 ईस्वी में किया गया था सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा। अफगानिस्तान से भारत जो है वो आपका डुरंड रेखा के द्वारा अलग होता है और इस सीमा का निर्धारण जो है वो आपका 1893 ईस्वी में ब्रिटिश कर्नल मोंटिमर डुरंड के द्वारा अफगानों के साथ समझौता करने के माध्यम से हुआ था। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश जो है वो आपका श्रीलंका है, जो कि पाक जल डमरू मध्य के द्वारा भारतीय भूभाग से मुख्य भूभाग से जो है वो अलग होता है, यानी कि तमिलनाडु से ये अलग होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। तो श्रीलंका के सामने दिखेगा, आप देखिएगा तो वह है आपका मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है यही। इसके अलावा देखिए इसकी चौड़ाई जो है वो आपका 64 से लेके 137 किलोमीटर है। इसका नामकरण जो है वो आपका रॉबर्ट पाक के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। इसके अलावा देखिए भारत और म्यांमार के बीच में जो है वो आपका मध्य हिमालय की उत्तरी सीमा पर्वत श्रेणियाँ जो है, जैसे कि अराकान, योमा, नागा, पटकाई, ये सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं, इन सभी पर्वत श्रेणियों के आधार पर ही भारत और म्यांमार के बीच में सीमा बनता है। तो भारत और म्यांमार के बीच में सीमा कैसे बनता है? तो मध्य हिमालय की जो उत्तरी पूर्व पर्वत श्रेणियाँ हैं, जैसे कि अराकान, योमा, नागा, पटकाई, इन सभी पर्वत श्रेणियों से ही भारत और म्यांमार के बीच में प्राकृतिक सीमा बनती है। ये भारत को इरावदी नदी द्वारा म्यांमार से अलग करती है। तो भारत और म्यांमार के बीच में आपका एक नदी है इरावदी नदी, जो कि दोनों देशों को अलग करती है। त्रिपुरा राज्य उत्तर में उत्तर, पश्चिम एवं दक्षिण तीन तरफ से जो है वो बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए। तो त्रिपुरा जो राज्य है वो आपका पश्चिम में, दक्षिण में और आपका उत्तर में, तीनों तरफ से ये आपका बांग्लादेश से घिरा हुआ है त्रिपुरा।
इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। बस केवल त्रिपुरा के पूर्व में जो है आपका मिजोरम है, तो वो बच गया है पूर्व में। बाकी बात उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों तरफ से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके एक तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। लद्दाख एवं सिक्किम के भी तीनों ओर अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। भारत की ओर से बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ 2116 किलोमीटर, असम के साथ 263 किलोमीटर, मेघालय के साथ 443 किलोमीटर, त्रिपुरा के साथ 556 किलोमीटर, मिजोरम के साथ 318 किलोमीटर होकर गुजरती है। केवल इतना याद रखना है कि पश्चिम बंगाल के साथ भारत का जो सीमा है वो लगभग आपका 2200 किलोमीटर है, 2216 ये सबसे हाईएस्ट है। इसके अलावा देखिए भूटान की सर्वाधिक सीमा जो है वो आपका असम से लगती है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल, ये सब यही याद नहीं करना है, ठीक है। भारत और चीन के बीच में लगभग जो है आपका 3488 किलोमीटर स्थलीय सीमा है, जो कि लद्दाख के साथ 1597, हिमाचल प्रदेश 200 किलोमीटर, उत्तराखंड 395 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 220, अरुणाचल प्रदेश के साथ 1126 किलोमीटर। तो भारत का सर्वाधिक जो है वो सटा हुआ यानी चाइना से सटा हुआ लगा हुआ बाउंड्री शेयर करने वाला का जिला की मतलब इसके राज्य की बात करें तो आपका अरुणाचल प्रदेश है, जो कि 1126 किलोमीटर है। वहीं सर्वाधिक मतलब कि बाउंड्री शेयर करने वाला अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वह है आपका लद्दाख, जो कि आपका 1597 लगभग जो है वो आपका 1600 किलोमीटर है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। अब देखिए इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि भूटान असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। यहाँ क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है वो बताना है। असम, भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है। तो असम जो कि हमारा भारत का एक क्या है राज्य है, तो असम के बारे में बताया गया है कि असम जो है वो आपका भूटान और बांग्लादेश दोनों से लगा हुआ है, सटा हुआ है। तो हम लोग देखते हैं कि जो आपका असम है, ठीक ना, तो जो आपका असम है वो असम आपका बांग्लादेश से भी सटा हुआ है और वो आपका भूटान से भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये 1 नंबर ऑप्शन सही है। इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल जो है, पश्चिम बंगाल वो भूटान, नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। तो हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में, तो पश्चिम बंगाल भूटान के साथ तो बाउंड्री शेयर करता ही करता है। इसके अलावा अगर हम लोग पश्चिम बंगाल को देखें तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका नेपाल के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, तो बिल्कुल सही बात है। पश्चिम बंगाल जो है आपका बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऑप्शन नंबर 3 कि मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं के साथ लगा हुआ है। तो जो मिजोरम है त्रिपुरा के जस्ट बगल में है, वो आपका म्यांमार के साथ बाउंड्री शेयर करता ही करता है, जबकि मिजोरम जो है वो आपका बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करता है, केवल म्यांमार के साथ करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी कि बी। अरे सॉरी, यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 1 2 3, मतलब तीनों सही बता रहा है, हम मिस्टेक कर दिए क्या। मिजोरम जो है वो बांग्लादेश म्यांमार दोनों के साथ बाउंड्री शेयर करता कि नहीं करता है, मिजोरम की बात की जा रही है। तो त्रिपुरा के जस्ट बगल में मिजोरम है, तो मिजोरम वेस्ट बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है, हाँ करता ही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग, यहाँ से देखते हैं, अब समझ में आएगा। इसका मानचित्र देखते हैं, इसके मानचित्र से आपको समझ में आ जाएगा। मिजोरम की बात की जा रही है, ये है आपका मिजोरम, ये अच्छा ये बांग्लादेश पूरा है, बांग्लादेश, ठीक है ना। तो बांग्लादेश टच करता है मिजोरम के साथ, सही बात है, ठीक है, टच करता है तो अच्छा बात है। फिर इस वाले को हम लोग देखेंगे फिर से। तो मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है, इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो हम सभी को पता है कि बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम लगता है। तो मेघालय तो टच करता है, त्रिपुरा भी टच करता है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो मणिपुर टच नहीं करता है, मिजोरम टच करता है। तो मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम ये सभी टच करता है, पश्चिम बंगाल भी टच करता है, लेकिन मणिपुर जो है वो टच नहीं करता है। और ये आपका UPPCS 2002 में, 4 में, 7 में सभी में पूछा गया था। आगे देखिए, मणिपुर की सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले भारतीय राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है, ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 3
कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो हम सभी को पता है मिजोरम, मेघालय, असम करता है, जबकि नागालैंड नहीं करता है। इसके अलावा अगर देखिए हम लोग तो असम, मेघालय, मिजोरम के अलावा तो बांग्लादेश करता है, त्रिपुरा भी करता है बॉन्डी शेयर, ठीक है ना, याद रखिएगा बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि बांग्लादेश की सीमा के साथ लगे हुए भारत के राज्य तो कौन कौन है वो देखिए। पश्चिम बंगाल करता है, नागालैंड नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। नागालैंड यहाँ पे भी है तो ये नहीं करता है, गलत हो जाएगा। नागालैंड ऑप्शन डी में भी है, ये भी नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी बच गया, यही करेगा। तो मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी इसमें आ जाएगा। तो पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, यानी कि आपका 3, 2, 5 गो जो है वो आ जाएगा। इसमें त्रिपुरा नहीं लिखा हुआ, इसको त्रिपुरा भी यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे नहीं, ये सॉरी, यहाँ पे मेघालय है, असम है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, यहाँ मिजोरम भी ऐड कर दीजिएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान के साथ लगती है। तो हम सभी को पता है कि भारत और भूटान के बीच में 699 किलोमीटर बॉन्डी शेयर होता है, और भूटान के साथ असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जो है बॉन्डी शेयर करता है। तो सिक्किम तो करता है, उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश ये भी बॉन्डी शेयर करता है भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल भी करता है, जबकि मेघालय नहीं करता है। मेघालय जो है वो भूटान के साथ बॉन्डी शेयर नहीं करता है। मेघालय के स्थान पे जो है वो आपका सिक्किम बॉन्डी शेयर करता है। तो सिक्किम और असम, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है और आपका असम करता है। तो असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम टोटल 4 गो है राज्य, वो आपके भूटान के साथ बॉन्डी शेयर करते हैं। बांग्लादेश के साथ 5 गो राज्य बॉन्डी शेयर करेंगे, जबकि भूटान के साथ 4 गो राज्य बॉन्डी शेयर करेंगे। इन सभी पॉइंट को आप क्लियर रखिएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, मतलब कि मेघालय जो है वो टच नहीं करता है। ये आपका देखिए झारखंड पीछे 2021 में पूछा गया था कि भूटान के साथ कौन सा जो है वो सीमा साझा नहीं करता है, और 2024 में पूछा गया था कि म्यांमार के साथ कौन बॉन्डी शेयर नहीं करता है। तो हम सभी को पता है कि भूटान के साथ आपका असम लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, सिक्किम लगता है, जबकि बिहार बॉन्डी जो है वो टच नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 जो कि पूछा जा रहा है कि नवंबर 1998 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों, ये सब नहीं पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट नहीं, हटाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार के साथ बॉन्डी शेयर करती है। तो हम सभी को पता है कि म्यांमार के साथ जो है वो अरुणाचल प्रदेश सबसे ज़्यादा बॉन्डी शेयर करता है, लगभग 520। तो अरुणाचल प्रदेश जो है वो 520 किलोमीटर बॉन्डी शेयर करता है, किसके साथ, तो म्यांमार के साथ। और म्यांमार वाला ही क्वेश्चन नंबर इस बार पूछा गया था कि म्यांमार से कौन सा जो है राज्य बॉन्डी शेयर नहीं करता है, जीपीएससी 2024 में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं होती, मानी कि म्यांमार से बॉन्डी शेयर नहीं करता है। तो जैसे हम लोग देखें बांग्लादेश के साथ 5 गो राज्य, हम लोग देखें भूटान के साथ 4 गो राज्य, उसी तरह देखते हैं म्यांमार के साथ, तो म्यांमार के साथ भी जो है वो आपका 4 गो राज्य बॉन्डी शेयर करता है। और म्यांमार के साथ भारत का 1643 किलोमीटर बॉन्डी शेयर होता है। पहला है आपका अरुणाचल प्रदेश, फिर मिजोरम, फिर मणिपुर और फिर आपका नागालैंड। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड ये चारों करते हैं। तो नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर भी हो जाएगा, लेकिन असम नहीं करता है, यहाँ मणिपुर हो जाएगा। तो 4 गो राज्य नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, ये चारों म्यांमार के साथ बॉन्डी शेयर करते हैं। इस वाले पॉइंट को याद रखिएगा। और जीपीएससी 2024 में भी इसी से पूछा गया था कि म्यांमार से बॉन्डी कौन शेयर नहीं करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जा रही है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो हम सभी को पता है पाकिस्तान के साथ 3 गो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। राज्य में देखें तो गुजरात, राजस्थान और आपका पंजाब, ये तीनों बॉन्डी शेयर करता है। जबकि स्टेट में यूनियन टेरिटरी में बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो सिंपल सी बात है, देखिए ऑप्शन कहाँ कहाँ मिलेगा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश नहीं, पंजाब हरियाणा, हरियाणा भी नहीं, पंजाब हिमाचल प्रदेश, राजस्थान गुजरात, हिमाचल प्रदेश भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि पाकिस्तान के साथ जो बॉन्डी कितना शेयर होता है, तो हम लोग जानते हैं 33-23 यानी कि 3323 किलोमीटर, और चीन के साथ 3448, ठीक है ना। पाकिस्तान के साथ 3 गो राज्य और 2 ठो केंद्र शासित प्रदेश बॉन्डी शेयर करता है। म्यांमार के साथ 4 गो राज्य से बॉन्डी शेयर करते हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। अफगानिस्तान के साथ केवल 1 ठो इंडियन टेरिटरी है, लद्दाख, वो बॉन्डी शेयर करता है, और वो भी पीओके वाला एरिया बस। भूटान के साथ 4 गो राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये आपका राजस्थान पीसी से पूछा गया था 1999 में भी और 2000 ईस्वी में भी, कि नेपाल के पड़ोसी राज्यों का युग्म कौन सा सही है। तो नेपाल के साथ भारत का जो है सीमा वो 1751 किलोमीटर लगता है, और नेपाल के साथ हम लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, यानी कि टोटल 5 गो राज्य। उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये सभी लगता है सीमा। सिक्किम, भूटान, ये इसका युग्म सही है, हम लोग जानते हैं। मतलब देखिए, सिक्किम और भूटान, तो हम लोग जानते हैं कि सिक्किम जो है वो भूटान के साथ जो है बॉन्डी शेयर नहीं करता है। नहीं, क्वेश्चन क्या, वो पहले क्वेश्चन समझिए बढ़िया से। नेपाल के साथ हम लोग जानते हैं 1751 किलोमीटर का बॉन्डी शेयर होता है, और नेपाल के साथ आपका जो है वो यूपी, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और जो है आपका सिक्किम, ये बॉन्डी शेयर करता है, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, हरियाणा ये नहीं करता है, असम और बिहार ये भी नहीं करता है, सिक्किम और भूटान ये भी नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कि सिक्किम और आपका बिहार। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, यानी ये 5 जो है राज्य नेपाल के साथ बॉन्डी शेयर करते हैं। इस पॉइंट को ही आप केवल याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एमपीपीसीएस 2016 में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो हम लोग सभी को पता है बांग्लादेश। कितना, तो 4097 किलोमीटर, लगभग जानते हैं 4096.7 है, लेकिन इसको 4097 मान लीजिए। पाकिस्तान के साथ आपका है 33-23, नेपाल के साथ हम लोग देखते हैं आपका 1751, चीन के साथ 3488 किलोमीटर, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, जो कि यूपीपीसीएस 1996 में पूछा गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण कौन करता है। तो डुरंड रेखा हम लोग जानते हैं भारत अफगानिस्तान, मैकमोहन रेखा भारत चीन, रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किया गया है। डुरंड लाइन किसके बीच में करता है, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा का उदाहरण किस तरह का उदाहरण है, तो अध्यारोपित है, सुपर इम्पोज है, दूसरे देशों के द्वारा इसको हम लोग के ऊपर थोपा गया है। कौन से 2 देशों का मैकमोहन रेखा विभक्त करती है, तो भारत और चीन। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ये आपका 67वां बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया था 2022 में, हाल फिलहाल में। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो हम सभी को पता है मैकमोहन रेखा, बताइए। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। इंदिरा पॉइंट जो है आपका भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है, जो कि आपका बड़ा निकोबार में है, यानी ग्रेट निकोबार में है। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का निर्मांकन कौन सी रेखा करती है, तो भारत और चीन के बीच में। तो हम लोग जानते हैं जो है आपका मैकमोहन रेखा, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा सीमा निर्धारण करती है भारत और चीन के बीच में। कितना बार पूछा गया है। किसके द्वारा भारत जो है वो श्रीलंका से अलग होता है, तो पाक जल डमरू मध्य के द्वारा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 22, कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों से क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है। तो हम लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा राज्य है भाई, कि जिसका जो सीमा है वो आपका नेपाल से भी लगता है, भूटान से भी लगता है और चीन से भी लगता है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपका चाइना से बॉन्डी शेयर करता है, लेकिन ये नेपाल और भूटान के साथ बॉन्डी शेयर नहीं करता। अरुणाचल प्रदेश भूटान से बॉन्डी शेयर करता है, लेकिन नेपाल से नहीं करता है। अरुणाचल प्रदेश चाइना और भूटान से बॉन्डी शेयर करेगा, लेकिन नेपाल से नहीं करता है। अगर हम लोग मेघालय की बात करें, तो मेघालय जो है वो आपका
भूटान मेघालय जो है वो आपका पश्चिम बंगाल के साथ, मतलब सॉरी, बांग्लादेश के साथ बाउंड्री शेयर करेगा, लेकिन आपका चाइना और भूटान के साथ नहीं। अगर हम लोग देखिए पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल जो है वो आपका पश्चिम बंगाल तो आपका नेपाल के साथ और भूटान के साथ सीमा साझा कर लेगा, लेकिन चाइना के साथ नहीं। लेकिन जो आपका सिक्किम है, तो सिक्किम जो है बीचों बीच में है। सिक्किम जो है यहाँ पे मानिए सिक्किम है, सिक्किम के इस ओर आपका भूटान है और सिक्किम के इस ओर आपका नेपाल है। सिक्किम यहाँ पे बीच में सिक्किम है, इधर आपका भूटान है और इधर आपका नेपाल है, ऊपर में पूरा ये आपका चाइना फैला हुआ है। ठीक है, इस तरह से। तो सिक्किम बीच में है, इस ओर आपका भूटान, इस ओर आपका नेपाल, ऊपर में चाइना। तो ऐसा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारत की निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो किसके 3 तरफ? तो हम लोग जानते हैं त्रिपुरा का उत्तर, दक्षिण और पश्चिम तीनों तरफ से वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और ये आपका यूपी से स्पेशल मेंस 2008 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, छोटा से बड़ा दिखलाना है, छोटा से बड़ा। आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए, और अवरोही क्रम मतलब घटते हुए। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बतलाना है। तो चीन के साथ तो हो जाएगा आपका ज़्यादा 34, 88, ये 88, वो गलत हो जाएगा। नेपाल, पाकिस्तान, ये ऑप्शन नंबर बी या सी देखिए। नेपाल के साथ हम लोग जानते हैं, पहले हम लोग ऑप्शन नंबर बी को चेक करते हैं। नेपाल के साथ हम लोग जानते हैं, नेपाल के साथ आपका 1751 है। पाकिस्तान के साथ आपका 33-23 है। ठीक है। चीन के साथ आपका 34-88 है। उसके बाद बांग्लादेश के साथ आपका 4096.7 है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सी में बांग्लादेश पहले आ गया था, चीन बाद में आ गया था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा बाउंड्री बांग्लादेश के साथ 4096.7, चीन के साथ 34-88, पाकिस्तान के साथ 33-23, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भूटान के साथ 699, अफगानिस्तान के साथ 106। टोटल है 115,106.7। ये आपका है घटना चक्र में दिया हुआ, और ये आपका जो है होम मिनिस्ट्री का रिपोर्ट के अनुसार यही है। जबकि 15,200 किलोमीटर जो है ये आपका एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इस वाले पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग जो है वो भारत का सामान्य परिचय वाला जितना भी क्वेश्चन घटना चक्र में दिया हुआ है 6 टॉपिक में मिलाकर, इस सारे पॉइंट को हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए हैं। तो हमको नहीं लगता है कि आप किसी भी तरह का कोई दिक्कत होना चाहिए आपको, अब अगर जीपीएससी का एग्ज़ाम कभी भी होगा तब। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर रहने देते हैं, और कल की क्लास से हम लोग भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पहले भौतिक विभाजन का जो सब्जेक्टिव क्लास है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग फिर इसका जो है ऑब्जेक्टिव घटना चक्र में जो दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग का जो पहला नंबर टॉपिक था, ये 4 क्लास में पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। और ये 4 क्लास से आपको जीपीएससी प्रीलिम्स में टोटल 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा। तो पहला जो है चैप्टर का नाम था सामान्य परिचय, और सामान्य परिचय के अंतर्गत हम लोग क्षेत्रफल, अक्षांशीय विस्तार, भारत एवं कर्क रेखा, मानक समय, दूरस्थ बिंदु और सीमावर्ती देशों के बारे में पढ़े। तो ये जो 6 गो टॉपिक था, ये 6 गो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की क्लास में हम लोग ये जो है सामान्य परिचय को कंप्लीट कर दिए हैं, जो कि आपका जीपीएससी प्रीलिम्स में 3 यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा। इसके बाद भौतिक विभाजन से भी आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है जीपीएससी में। तो भौतिक विभाजन को भी पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्लास करेंगे, फिर उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लास करेंगे घटना चक्र के द्वारा। ठीक है। तो फिर आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। इसी तरह बने रहिए। घटना चक्र सीरीज ये जब आपका कंप्लीट होगा तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, और आपका बहुत सारा पॉइंट जो है वो क्लियर भी हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।